हम अब शुरू कर रहे हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर शोज xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t is 0। तो हमें इस तरह से एक ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, कुछ ऐसा रैंडम सा ये ग्राफ दे रखा है। ये पॉइंट है 20, ठीक है, यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे एक 10 पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे एक कुछ 20 दे रखा है। तो पूछा है एवरेज वेलोसिटी जीरो करनी है हमें, किस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टाइम इंटरवल हम बोल सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी? तो एवरेज वेलोसिटी जीरो तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ठीक है, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स फाइनल शुड बी इक्वल टू एक्स इनिशियल। तो जिस टाइम पर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएगी उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो ये इनिशियल पोजीशन है। अब अगर हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो इस ग्राफ को जहां पे कट करेगी इस पॉइंट पे भी सेम पोजीशन आ जाएगी, ठीक है ना। पोजीशन देखें तो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले क्या हो रही है? एक्स की वैल्यू कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। हमें क्या निकालना है? वो टाइम निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बराबर हो जाएगी। तो ये वो पोजीशन आ जाएगी। अब जो ग्राफ दे रखा है उसमें उसके हिसाब से हमें रफली पॉइंट बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट हम वो टाइम नहीं बता पाएंगे। तो रफली वो टाइम कितना आ जाएगा? कुछ जो भी ग्राफ हम देखें, अगर बुक में अगर देखें जो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो रफली वो 11 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा इसका। सर टाइम वाला पार्ट एक बार और बता दीजिए। टाइम में ये बोला है कि किस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। तो एवरेज वेलोसिटी किस टाइम पर जीरो होगी? जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएगी। अब ग्राफ में एक्चुअली वो पॉइंट एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा रफली दे रखा है, इंटरवल दे रखा है। तो रफली जो हम एक्चुअली बुक में देखेंगे ग्राफ थोड़ा सा कुछ इस तरह से, वो ऐसे टाइप का है। तो अगर हम यहां पे इसको देखेंगे तो ये 10 के नजदीक आएगा पॉइंट। तो रफली हम इसको मतलब ऐसे देख सकते हैं, ये 10 के बाद 11 वाला इंटरवल आएगा, ये 12, 13, 14। जैसे रफली टाइम की वैल्यू हम उसको इंटरवल में डिवाइड करके, मतलब 10 से 20 को रफली अगर हम 10 इंटरवल्स में डिवाइड करें तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता सकते हैं कि रफली कितना आएगा। अब वो 11 सेकंड 12 सेकंड जो भी है, ठीक है ना, टेंटेटिव हम आंसर यहां से बता सकते हैं। या फिर एग्जैक्ट बिल्कुल स्केल लेके करें, फिर कि स्केल लेके 10 से 20 को एग्जैक्ट 10 डिवीजन में ब्रेक करें और फिर देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के कहां पे मैच कर रही है, तो हम एग्जैक्ट वो टाइम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम अप्रोक्सीमेट आंसर भी देंगे तो चलेगा, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि हमें एग्जैक्ट आंसर बताने की जरूरत है, ठीक है। इसमें आंसर वैसे 12 सेकंड दिया हुआ है, तो ठीक है, वही है कि थोड़ा सा हम उसको टेंटेटिव बनाएंगे तो 12 सेकंड के आसपास आ रहा होगा। तो अगर हमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकालना है तो वही इसको बराबर 10 इंटरवल्स में डिवाइड कर लो, फिर इधर से एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक वर्टिकल खींचो, एग्जैक्टली मैच करके देख सकते हो। तो वो बुक में ही करना पड़ेगा कि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो एग्जैक्ट उसका रेप्लिका नहीं बन पाएगा जो बुक में दे रखा है ऐसे। चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर। तो पार्टिकल एक पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ बी, approximately the position B of the particle
such that the average velocity between the positions A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमको। अब क्या कह रहे हैं, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है बी जहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाए। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होती है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। एवरेज वेलोसिटी बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी पाथ में टेंजेंट के अलोंग होती है। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वही टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाए, सीधी सी बात ये है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कौन सा ग्राफ है ये मतलब पार्टिकल का मोशन दे रखा है कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कर्व के अलोंग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर। जैसे अगर मान लो ये ए पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट लो तो इन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के लिए। लेकिन मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके बराबर हो जाए? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन के बराबर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां होती है? टेंजेंट के अलोंग। और एवरेज वेलोसिटी कहां होती है? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। तो हम क्या करें, इस पॉइंट से इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब मैं इस पॉइंट को अगर बी बोलूं तो यही डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस पॉइंट पे यही टेंजेंट है, तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हो गई। तो बेसिकली हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और टेंजेंट के अलोंग ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये पॉइंट बी होगा जहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अब इसका भी हम रफली आंसर, उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली हम पोजीशन बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट वो आएगा। तो आएगा 4 और 6 के बीच में आएगा कुछ, और रफली हम इंटरवल के हिसाब से कि 4 के नजदीक है, 6 के नजदीक है या बीच में है, उसके हिसाब से हम टेंटेटिवली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 मीटर ही दे रखा है, तो ठीक है, तो ये 5 आ गया और ये वाला पॉइंट ऐसे निकालोगे तो इनके बीच में 3 मीटर ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं। समझ आया ये? उसके बाद है तो 19th क्वेश्चन अब देख रहे हैं। तो 19th क्वेश्चन क्या है? अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है, कई बार यूज किया जाता है। रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज देखी, अब देखी लेकिन ब्रेन जो है हमारी बॉडी के पार्ट्स को एक्शन में लाएगा, उसमें क्या लगता है? कुछ टाइम लगता है। उस टाइम को रिएक्शन टाइम बोला जाता है। जैसे मान लो कोई चीज अपने पास आ रही है, अब आ रही है तो अपनी आईज ने देखा, लेकिन आईज ने देखा, वो ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी पे भेजेगा। तो अगर हमें वहां से हटना है तो हम बिल्कुल देखते साथ ही नहीं हट पाएंगे, कुछ टाइम लगेगा हमें उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके रिएक्ट करने में। इसी को रिएक्शन टाइम बोला जाता है। तो ऐसे ही जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, अब चला रहे हैं, अचानक से कोई सामने आ गया, तो ऐसा नहीं कि सामने आते साथ ही हम ब्रेक दबा देंगे। हमने उसको देखा, देख के वो मैसेज हमारी आईज से ब्रेन में गया,
अब ब्रेन से वो सिग्नल पांव तक जाएगा कि हमें ब्रेक दबाना है, या टू व्हीलर चला रहे हैं तो हाथ में जाएगा, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, इसको रिएक्शन टाइम बोला जाता है। और इस टाइम में अब फिजिक्स के अनुसार हम क्या मानेंगे कि इस टाइम में हम रिएक्ट नहीं कर पाए। जैसे मान लो कार चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, हमारे सामने कोई बच्चा आ गया। अब अगर हमारा रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड का है तो हम 0.2 सेकंड तक तो यही मानेंगे कि कार 80 किलोमीटर पर आवर से ही चली होगी। उसके बाद हमने ब्रेक दबाया होगा तो डिसिलरेशन हुआ होगा, यानी उस टाइम के बाद हमें अपने एक्शन का आउटपुट मानना पड़ेगा कि जो गाड़ी डिसिलरेट होगी वो उसके बाद होगी। इसलिए बिल्कुल कोई चीज अचानक से आ जाए तो हम टक्कर अवॉइड नहीं कर पाते। ठीक है, थोड़ा सा भी गैप हो तो फिर हम कर पाते हैं, क्योंकि रिएक्शन टाइम में चला जाता है कुछ टाइम तो, और बाकी फिर एक्शन लेके हम टक्कर को अवॉइड कर सकते हैं या उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें रिएक्शन टाइम का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई दी ब्रेक्स, ये रिएक्शन टाइम है उसका। इफ ही इज ड्राइविंग अ कार, तो एक कार ड्राइव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर, देखो अब इसको ध्यान रखें, वैसे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली मैंने ये भी बताया है, डायरेक्टली याद रखो कि 36 किलोमीटर पर आवर जो है 10 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 36 का आधा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा? 5। तो ये 18 का 3 टाइम्स है, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिसिलरेशन ऑफ 6, ब्रेक से जो डिसिलरेशन होता है 6 का होता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। तो देखो अब क्या हो रहा है, ये कार जो है इतनी स्पीड से जा रही है, तो इसको मैं समझाने के लिए अब इसको एक पॉइंट की तरह मान लो, ये कार है मान लो हमारी, ये कितनी स्पीड से जा रही है? 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर इसने क्या देखा कि ब्रेक लगाने की जरूरत है, कोई सामने है चीज तो हमें ब्रेक लगाना है, लेकिन इसका रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड, इसको मैं T1 बोल दूं या डेल्टा T1 बोल दूं, इंटरवल 0.2 सेकेंड का। तो 0.2 सेकेंड जो रिएक्शन टाइम है, इतने टाइम तक तो वो एक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा, इसको मैं S1 बोल दूं। तो S1 इज इक्वल टू, यहां तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम या डेल्टा टी बोल दें। तो वेलोसिटी कितनी है? 15, डेल्टा टी कितना है? 0.2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर। तो 3 मीटर तक तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए से बी तक वो रिएक्ट नहीं कर पाया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। अब बी पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब यहां पर उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाए, और ब्रेक कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है? 6 का, तो एक्सेलरेशन को -6 बोल सकते हैं। और ये फाइनली आगे जाके सी पॉइंट पर रेस्ट पर आ जाता है। तो अब इस मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये एक्सेलरेशन है, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा S2। तो देखो हमें टाइम तो पता नहीं है कितना टाइम लगाया, तो टाइम निकालेंगे तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन लगा सकते हैं। अब हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लें तो ज्यादा अच्छा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें बाकी सब वेरिएबल पता है, s अननोन है, सॉल्व करके आ जाएगा। तो v स्क्वायर कितना हो गया? 0। u स्क्वायर 15 का स्क्वायर इज 225, ठीक है, प्लस 2as। 2a कितना हो गया? -6। s की जगह s2 रख दिया हमने, तो यह आ जाएगा 12s2 इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू 225/12। ये आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा?
18.75 और पहले से कितना चल लिया था 3 मीटर। तो जो टोटल होगा एस टोटल, तो एस टोटल क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 दैट इज 21.75 मीटर। तो इतना गाड़ी चल जाएगी रुकने से पहले। ठीक है, समझ आया ये? इसका आंसर राउंड ऑफ करके दिया है 22 मीटर। राउंड ऑफ करके दिया है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तो यही आएगा। चलो, समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। सर इसका सिर्फ एक बार बता दीजिए, बाकी तो वैसे हो जाएगा फिर। कौन सा? तो कोई भी एक बता दीजिए। देखो, इसमें भी वो रिएक्शन टाइम की बात कर रहे हैं, तो ऊपर जैसा ही है। अगर रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अगर क्लियर हो गया होगा तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए ये। जैसे रिएक्शन टाइम समझ आ गया। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब, ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। टोटल स्टॉपिंग रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। जैसे पिछला क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन ही है कि रिएक्ट करने से पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, प्लस ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया, और पहले वाला भी ऐड कर देंगे जितना रिएक्शन टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ सर, फिर कर लेंगे। इसके बाद 21। A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speeds, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? तो मान लो ये एक ऐसे टर्निंग है रोड की, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो मोटर बाइक है वो यहां से क्रॉस करती है 72 किलोमीटर पर आवर से, और जीप उसको फॉलो कर रही है। जीप की स्पीड ज्यादा है, तो पहले तो ये वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ जो मोटर बाइक है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 36 किलोमीटर पर आवर 10 होता है, मीटर पर सेकंड में 72 हो जाएगा 20। और जो पुलिस जीप है उसकी वेलोसिटी दे रखी 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये मीटर पर सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कितने टाइम के बाद वो दोनों कैच करेंगे। तो देखो, अगर जो मोटरसाइकिल है, जो ठीक है कल्प्रिट है, वो यहां से गया और वो आगे बढ़ रहा है, तो मान लो मोटर बाइक को यहां से, और देखो हमने क्या देखा था कि मिलने की, पकड़ने की, कैच करने की, टकराने की क्या कंडीशन होती है, दो चीजों को एक ही प्लेस पर एक ही टाइम पर होना पड़ेगा। तो यहां पर भी अगर उनको मिलना है तो जीप को और मोटर बाइक को एक साथ एक समय पर होना पड़ेगा। तो मान लो जीप ने जो डिस्प्लेसमेंट किया कुछ एस जे, मोटर बाइक का मान लेते हैं, मोटर बाइक ने एस एम डिस्प्लेसमेंट किया, वो किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक इनटू टाइम टी। और जीप को भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा यहां से यहां जाने में, टर्निंग से जहां पे पकड़ना है। लेकिन क्या बोल रखा है, जीप यहां पर अराइव होती है 10 सेकंड के बाद, यानी कि जीप को आगे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 सेकंड कम लेने पड़ेंगे। क्योंकि भाई मोटर बाइक यहां पर आ गई, वो आगे बढ़ चुकी है, जीप 10 सेकंड के बाद आई। अब जीप को अगर मोटर बाइक को पकड़ना है, तो अगर मैं इस एंड से देखूं तो इस एंड से दोनों को बराबर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो। लेकिन क्योंकि जीप 10 सेकंड के बाद आई, तो उसके पास 10 सेकंड कम होंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप है वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ जीप, और कितने टाइम में करना पड़ेगा, t-10। और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इस कॉर्नर से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटर बाइक शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप। समझ आ रहा है? तो दोनों बराबर हैं लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग है। इसने अगर मोटर बाइक ने टी टाइम में किया तो जीप को t-10 टाइम में करना पड़ेगा। तो मोटर बाइक का क्या है, vm इंटू टी। vm कितना है 20, टी कितना है पता नहीं, जीप की वेलोसिटी कितनी है 25, t-10, तो ये कैंसिल कर दो, 4 से आ गया 4, ये आ गया 5, तो 4t इज इक्वल टू 5t-50, तो t इज इक्वल टू 50 सेकेंड आ जाएगा। अब ये t किसके रिस्पेक्ट में आया, ये मोटर बाइक के रिस्पेक्ट में। तो एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड्स, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग। हमसे पूछा टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अगर टाइम भी पूछा होगा तो हम क्या बता सकते हैं कि मोटर बाइक ने 50 सेकंड लिए होंगे यहां से टर्निंग से, और जीप ने कितने लिए होंगे 40 सेकंड, 10 सेकंड कम। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट चाहे मोटर बाइक का निकाल दो चाहे जीप का, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, ठीक है, जो हमसे पूछा गया है यहां पर कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, तो टर्निंग से कितनी डिस्टेंस होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक इंटू टाइम, ऐसा कर सकते हैं। तो 20 इंटू 50 यानी कि 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर वो जीप मोटर बाइक को कैच कर लेगी। समझ आया? तो ये कांस्टेंट स्पीड टर्निंग के बाद वो ट्रैवल करता है? नहीं, इसमें कांस्टेंट ही दे रखा है ना, कहीं पहले भी कर रहा हो तो मतलब ही नहीं। हमको तो टर्निंग के बाद देखना है ना कि टर्निंग के बाद दोनों को बराबर डिस्प्लेसमेंट करना, उससे पहले क्या हो रहा है उसका हमें मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में भी, तो क्यों फालतू दिमाग लगाना। भाई हमें तो टर्निंग के बाद की इंफॉर्मेशन का यूज है, उससे पहले चाहे वो एक्सीलरेट कर रहा है कुछ भी कर रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाँ सर, आगे। ठीक है, सब लोगों को क्लियर हो गया? इसके बाद 22 इस क्वेश्चन में दे रखा है, अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 42 kilometer per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. ठीक है, तो इसमें दो कार्स हैं, ठीक है, तो एक कार को मैं C1 मान लेता हूं, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि, चलो इसमें तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए, 65/18 कर लेते हैं। ठीक है, 6 से काटोगे 3 आएगा, तो 50/3 ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और दूसरी कार ट्रेवल कर रही है 42 किलोमीटर पर आवर से। तो 42 इंटू 5/18, ये आ जाएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। अब देखो, ओवरटेकिंग का मतलब है ये उससे आगे निकल जाएगी, और इनकी लेंथ भी हमें दे रखी है कि इनकी लेंथ है 5 मीटर, ये 5 मीटर। अब मान लो टी टाइम पे ओवरटेकिंग हो जाती है, मान लो टी इज इक्वल टू 0 है, टाइम टी पे ओवरटेकिंग होती है। ठीक है, इसको या मैं थोड़ा छोटा बना दूं यहां पे दोबारा से, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो मैं ऐसे ही इसको एक बॉक्स जैसा बना देता हूं। मान लो ये कार 1 है, ये जा रही है 50/3 मीटर पर सेकेंड से, और ओवरटेकिंग वाले पार्ट को देखना, मतलब बिल्कुल जब ये इसके पीछे है और इससे आगे निकल जाएगी वो केस। ये कार 2 हो गई,
ये जा रही है 35/3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब मान लो कार 2 यहां पहुंच गई, ये दोनों चल रही हैं, ऐसा तो नहीं कोई रुकी हुई है, कार 2 भी आगे बढ़ रही। कार 1 अगर ओवरटेक कर लेती तो कार 1 उससे आगे निकल गई, यहां पहुंच गई। ठीक है, ये सिचुएशन है t इज इक्वल टू 0 पे और ये टाइम t पर। ठीक है, तो अगर कार 2 देखें, अब हमने ये डिस्कस किया हुआ है, बाकी दोबारा से एक बार बता देता हूं कि किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है तो उसके एक एंड को देखना है, चाहे तो आगे वाले हिस्से को देखें चाहे पीछे वाले हिस्से को। तो हम इसके आगे वाले हिस्से को देख सकते हैं कि इसका आगे वाला हिस्सा यहां से यहां आ गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कार 2 का, इसको मैं S2 बोल दूं। और t टाइम में हुआ तो कितना हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कार 2 की जो कि 35/3 है, इंटू टाइम लगा t, टाइम तो t लगा दोनों को, कार 2 को भी यहां से यहां जाने में, कार 1 को यहां से यहां जाने में, तभी ओवरटेकिंग होगी सेम टाइम में अगर कार 1 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अब कार 1 को देखें तो कार 1 का भी हम या तो फ्रंट एंड देखें या बैक एंड देखें, तो फ्रंट एंड यहां था, वो फ्रंट एंड यहां पहुंच गया, तो ये कार 1 का डिस्प्लेसमेंट होगा S1। ये किसके बराबर होगा, इसकी वेलोसिटी दे रखी है हमको 50/3 से ये जा रही है कार, और इनटू टाइम, इतना डिस्प्लेसमेंट ये वाली कार करेगी t टाइम में। अब कि टाइम होगा क्या वो हम कैसे बता सकते हैं, देखो अब इसमें फिगर से समझो, ये डिस्टेंस 35/3 इंटू टी है यहां से यहां तक, ये हमें पता है 50/3 इंटू टी है। अब इसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रिलेट हो सकते हैं, इस कार की लेंथ है 5 मीटर और इस कार की लेंथ भी है 5 मीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस 10 मीटर अगर मैं S2 में ऐड कर दूं तो मुझे S1 मिल जाएगा। समझ आ रहा है भाई, ये और ये इन तीनों का सम S1 के बराबर होगा, यानी S1 इज इक्वल टू 5 प्लस S2 प्लस 5 होगा। ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं, सिंपल देखो, ये 5, ये S2 और ये 5, तो यहां से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिजिक्स में अगर हम एक अच्छा फिगर बनाते हैं जो प्रैक्टिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही काफी क्लियर हो जाती है। कई बार हम बिना फिगर बनाए क्वेश्चन इक्वेशंस में करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता करना क्या है या हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करो जो भी क्वेश्चन है उसको हम एक फिगर बना के समझने की कोशिश करें कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, किस सिचुएशन की बात हो रही है, तो आसान हो जाएगा। तो यहां से हम देखें तो S1 माइनस S2 जो है ये 10 के बराबर आ गया। S1 50/3t है, S2 35/3t है और ये 10 के बराबर आ गया, तो 50 माइनस 35 इज 15/3t आ जाएगा, दैट इज 10। 3 से 15 घटा 5, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। तो ये तो टाइम आ गया। हम हमसे क्या पूछे, टोटल रोड कितना यूज हुआ, तो जो रोड यूज हुआ वो तो यहां से लेकर यहां तक का होगा, रोड यहां से यहां तक का काउंट होगा। क्यों भाई, ये रोड होगा तभी कार रहेगी ना रोड पे, नहीं तो नीचे ही गिर जाएगी। तो रोड कितना यूज हुआ, ये रोड यूज आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, S1 और उसमें 5 मीटर और ऐड हो जाएगा, तो S1 प्लस 5। S1 किसके बराबर है 50/3 इंटू टी कितना है 2 प्लस 5, तो ये 100/3 आया और प्लस 5 है तो 115/3, इतना मीटर रोड का यूज हुआ होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। आया समझ? चलो, तो कौन सा हो गया, 22 वाला हो गया। नाउ 24 एंड 26। 24 इसमें दे रखा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was at a height 60 meter at the time of dropping the balloon, how long will the ball take in reaching the ground? देखो अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं, एक बलून है, ये ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से, 7 मीटर पर सेकेंड से, और जब ये 60 मीटर की हाइट पर था
क्या किया, बॉल को ड्रॉप कर दिया। देखो अभी एक कॉन्सेप्ट यहां पे ये समझना है, याद भी रखना है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उसके पास बलून के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है, लेकिन बलून की वेलोसिटी उसके पास भी होगी। जैसे ऐसे समझिए कि हम अगर कार में जा रहे हैं, तो अगर कार में जा रहे हैं और हमने कोई पत्थर छोड़ दिया नीचे या कोई चीज बॉल छोड़ दी, तो बॉल सीधा नीचे नहीं गिरेगी ग्राउंड से, देखोगे, क्योंकि हम कार में जा रहे हैं, बॉल हमारे हाथ में थी, वो भी कार के साथ साथ जा रही थी, तो उसके पास भी वेलोसिटी थी। मैंने उसको छोड़ दिया तो मैंने अपने रिस्पेक्ट में उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, लेकिन कार की जो वेलोसिटी थी वो तो उसके पास थी, तो वो ऐसे आगे जाके बॉल गिरेगी। तो ये ध्यान रखना होता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से जब कोई पार्टिकल छोड़ा जाता है तो उस पार्टिकल के पास मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, हम उसको जीरो नहीं मान सकते। तो यहां से बॉल को ड्रॉप कर दिया तो बॉल की वेलोसिटी जीरो नहीं मान सकते। बॉल बलून के साथ ऊपर जा रही थी, बलून से ड्रॉप कर दिया या बलून से अलग भी हो गई तो भी उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। हाँ, लेकिन अब अंतर क्या आ रहा है, पहले बलून के साथ जा रही थी, अब बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस पे जैसे एयर का बॉयंट फोर्स होता है, वो लग सकता है, वेट लग सकता है, तो बलून तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन अब बॉल को ड्रॉप कर दिया तो उसके पास वेलोसिटी है 7, क्यों, क्योंकि बलून की जो थी वो उसके पास आ गई। लेकिन अब बॉल किसके अंडर मूव कर रही है, ग्रेविटी के अंदर, तो बॉल का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड्स हो जाएगा। मतलब बलून तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन बॉल को हमने छोड़ दिया तो अब वो अंडर ग्रेविटी मूव करेगी। जैसे हम भाई कार में जा रहे हैं, तो हमने अगर कोई चीज छोड़ दी तो हमको तो कार लेके जा रही है, उसको भी बॉल अगर हमारे पास थी तो कार लेके जा रही थी, लेकिन हमने बाहर छोड़ दिया तो बॉल का मोशन किससे डिसाइड होगा, ग्रेविटी से। हमने छोड़ा तो उसके पास क्या है, सिर्फ एक वेलोसिटी है जो कार के पास थी, लेकिन ग्रेविटी के कारण अब उसका एक एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें भी अगर हम फेंकते उसको, मान लो इसमें कहते बलून 7 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और हम बॉल को बलून में बैठ के ऊपर फेंक देते हैं 2 मीटर पर सेकंड से, तो हमने बलून के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, बलून की खुद की कितनी थी 7, तो टोटल उसकी क्या हो जाएगी 9। ये थोड़ा सा हम रिलेटिव में भी इसको समझेंगे जब किसी रिलेटिव वेलोसिटी से फेंका जाता है। लेकिन यहां पर हमें ड्रॉप वाले केसेस का ध्यान रखना है कि अगर ड्रॉप कर दिया तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं मान सकते, उसके पास वो वेलोसिटी होगी जो बलून की थी उस वक्त। तो अब क्या होगा, अब ये बॉल ऊपर जाएगी क्योंकि ऊपर वेलोसिटी, लेकिन एक्सीलरेशन तो इसका नीचे की तरफ है, तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो ये ऊपर जाके रुकेगी और फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। तो हमसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक। हाँ सर, ये बॉल को तो नीचे फेंक दिया, फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है, ड्रॉप बलून से। हाँ सर, इसे नीचे ड्रॉप कर दिया, तो सर इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स नहीं हो गई? बलून कहां जा रहा था, बलून ऊपर जा रहा, बलून जब ऊपर जा रहा था, बॉल कहां जा रही थी, बॉल भी उसी के साथ ऊपर जा रही है। अब हमने उसको छोड़ दिया, बस तो छोड़ दिया मतलब ऊपर नीचे वेलोसिटी थोड़ी दी उसको, हमने अपने रिस्पेक्ट में छोड़ दिया, तो उसके पास जो वेलोसिटी थी वो तो रहेगी। अब वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, फोर्स। तो हमने कोई फोर्स, देखो एक्सीलरेशन इज ड्यू टू फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन का कारण होता है फोर्स। तो हमने फोर्स नहीं दिया, मतलब हमने उसको ऐसे नीचे या ऊपर नहीं फेंका, हमने उसको छोड़ दिया, वी हैव नॉट गिवन एनी फोर्स। तो हमने कुछ फोर्स नहीं दिया तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हमने नहीं किया, तो उसकी वेलोसिटी 7 थी बॉल बलून के साथ, तो वो 7 रहेगी। लेकिन छोड़ने के बाद अब उस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी अब ऊपर जाते जाते कम होगी और फिर वो रुककर नीचे आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट समझने का है कि मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज छोड़ दोगे तो वो सीधे नीचे नहीं गिरेगी, उसके पास आगे की तरफ एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के कारण थोड़ा आगे जाके गिरेगी। चलो, तो अब इसकी वेलोसिटी ऊपर थी 7, एक्सीलरेशन नीचे, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले अगर, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई विच इज 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, तो g को कुछ बोला नहीं है तो हम 9.8 ही मान लेते हैं। चलो,
तो g माइनस 9.8 हो गया, एसिलरेशन माइनस 9.8 हो गया, g तो 9.8 ही है। और फाइनली बॉल कहां से आ रही है, यहां से ग्राउंड पे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख देंगे, -60। अब हमें टाइम बताना है, तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगा सकते हैं। तो -60 इज इक्वल टू 7t माइनस 9.8 बाय 2 करोगे तो 4.9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस मैंने लगा दिया यहां पर, इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्या एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -600 इज इक्वल टू 70t माइनस 49t स्क्वायर। तो 49t स्क्वायर माइनस 70t माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें या तो चेक कर लो कि ये बीच वाली टर्म फैक्टराइज होगी या नहीं होगी, नहीं तो टाइम हम वैसे ही निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक के रूट लेना आता है, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24, ठीक है, इंटू 49, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं अभी, 100 ऐसे लिख देते हैं, और ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 इंटू 49 ये आ जाएगा। अब देखो टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और ये वाली टर्म 70 से बड़ी ही आएगी, तो हम माइनस साइन को यहां से हटा सकते हैं कि फिजिकली माइनस इज नॉट पॉसिबल। तो टाइम अब क्या आएगा यहां से, तो 70 प्लस 4900 दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, तो 4900 का रूट 70 ही आ जाएगा, और 4900 कॉमन लिया तो यहां पे बचा 1 और यहां पे बचा 24, तो 1 प्लस 24 आ गया 25 अपॉन 2 इंटू 49, तो यह आ गया 70 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस रूट 25 इज 6, सॉरी रूट 25 इज 5, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 49, 7 से काटोगे तो ये 7 से कट गया, तो 10 इंटू 6 बाय 2 इंटू 7, तो 30/7 सेकेंड आ जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड पे टकराने में, ठीक है, आया समझ। सर एस माइनस क्यों लिया? हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन में एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी इनिशियली कहां जा रही थी, ये इस बात पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के हिसाब से, कि अगर इनिशियल पोजीशन ये है तो फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, नीचे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, और हमने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, वेलोसिटी इसीलिए पॉजिटिव ली है इनिशियली क्योंकि ऊपर थी, एक्सेलरेशन नीचे नेगेटिव लिया, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल, शुरुआत का मोशन नहीं देखना, इनिशियल और फाइनल लेवल का देखना है कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, तो वो नीचे की तरफ हुआ, इसलिए एस को -60 लिया है, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है 26, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल when the sixth ball is being dropped। ठीक है, तो एक पर्सन टॉल बिल्डिंग की छत पे है और बॉल्स को ड्रॉप कर रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो रेगुलर टाइम इंटरवल यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल है, तो हम गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड भी यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जब सिक्स्थ बॉल वो ड्रॉप कर रहा है, तो बॉल नंबर 6 वो ड्रॉप कर रहा है, तो फिफ्थ, ठीक है, कुछ टी टाइम तक चल चुकी होगी, रेगुलर इंटरवल भी कितना है 1 सेकेंड, तो फिफ्थ बॉल 1 सेकेंड तक चल चुकी होगी, फोर्थ बॉल जो है वो 2 सेकेंड तक चल चुकी होगी, ऐसे थर्ड, ठीक है, थोड़ा गैप कम बना देते हैं, तो फिफ्थ बॉल यहां पहुंच गई होगी, और हमने देखा नीचे जाते जाते स्पीड बढ़ती जाती है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, 3 2 1 इस तरह से होंगी, ठीक है। तो
ये 1 सेकंड तक चल चुकी होगी, ये 2 सेकंड तक, यानी कि इंटरवल देखें तो 1 सेकंड का इंटरवल, ये भी 1 सेकंड का होगा, ये भी 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड में एक बॉल को ड्रॉप किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दें। और हम अब बॉल का मोशन नीचे हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लें, तो u कितना हो गया 0, a की जगह g के बारे में कुछ दिया नहीं है तो 9.80 ले लेते हैं, t इज 1, तो ये आ गया 4.9 मीटर। अब अगर इसने 1 सेकंड में कुछ s डिस्प्लेसमेंट किया तो अगले s सेकंड में, भाई इसने भी वही किया होगा, सिमेट्री होगी, कितना कर लिया होगा 3s। अगले 1 सेकंड में तो इक्वल इंटरवल में पहले 1 सेकंड में s किया तो अगले 1 सेकंड में 3s, अगले 1 सेकंड में 5s कर लिया होगा, अगले 1 सेकंड में ऐसे 7s, और ऐसी सब बॉल्स के लिए होगा 9s। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। तो जब सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो थर्ड बॉल की पोजीशन क्या होगी, तो ये कितना नीचे होगी पॉइंट ऑफ ड्रॉप से, 5 + 3 8 + 9, तो थर्ड बॉल 9s नीचे होगी, यानी 9 × 4.9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर। फोर्थ बॉल कहां होगी, तो फोर्थ का टोटल कितना नीचे होगी, वो 4s के बराबर, तो 4 × 4.9 मीटर इतना नीचे होगी, ठीक है। और फिफ्थ बॉल कितना नीचे होगी, फिफ्थ बॉल सीधे s के बराबर 4.9 मीटर। तो ये इनकी पोजीशंस आ जाएंगी जब सिक्स्थ बॉल ड्रॉप हो रही होगी, ठीक है। समझ आया या इसमें भी कोई दिक्कत है अभी? चलो ठीक है, तो ये HC वर्मा के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए।